जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यूएशन करने के लिए मैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस कर रहे थे उसी का दूसरा पार्ट लेकर के आ गया हूँ। पहला पार्ट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत अच्छा लगा आपको जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था, तो इसलिए मैं इसको आगे भी कंटिन्यू कर रहा हूँ और लगातार मैं इसको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। अच्छे से समझिएगा, धैर्य रख के समझिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। देखिए, अच्छी चीज़ों का मतलब ये है कि मैं आपको यहाँ पे ये ज़रूर बता दूंगा कि आपको अगला जो एग्ज़ाम का तैयारी है वो कैसे करना है। मेरा मेन उद्देश्य वही है। हम लोग आंसर भी इसमें डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों को मैं अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आंसर पे मतलब मैं जो आंसर आपको बताने वाला हूँ, आंसर से कोई मतलब नहीं है मेरा। मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ ताकि मैं अच्छे से ये समझा सकूं कि आप अगर अगला एग्जाम देने वाले हैं 2024 का 25 का, तो आप किस तरीके से उसके लिए तैयारी करेंगे। ये हम लोग का रोड मैप है और इसी के थ्रू हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग को किस तरीके से चलना है आगे, किसी टॉपिक को कैसे पढ़ना है। इससे हम लोग को पहला चीज यही समझ में आएगा कि हम लोग किसी टॉपिक को अगर अब पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कैसे पढ़ेंगे, उसको किस तरीके से पढ़ेंगे, किस डायरेक्शन में पढ़ेंगे। दूसरा, इसमें मैं ये समझाना चाहता हूँ कि एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा होता है। ठीक है, एग्जामिनर क्या सोच करके आपको इस तरीके से प्रश्न बना रहे हैं। तीसरा तीसरा चीज इसमें ये देखेंगे कि आप जो पहले जितना भी एग्जाम हुआ है उन सब में पूरा पैटर्न इसमें चेंज हो गया है। तो इसको खास करके आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप, मैं सच बता रहा हूँ, यदि आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी का, तो उसके लिए ये जो जितना ये अभी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उसको आपको अच्छे से समझना है, ज़रूरी है। मैं आराम से बताऊंगा, धीरे बताऊंगा। देखिए, जितना समय आप वीडियो देखेंगे उतना समय मैं खुद भी आपके साथ लगातार उस पर काम भी कर रहा हूँ ना। तो अगर आप, मैं अगर आपको बताने के लिए इतना कर रहा हूँ, तो आप अगला एग्जाम निकालने के लिए आप तो इतना धैर्य रख सकते हैं ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझना है। आप यकीन मानिए, अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो आपको, आप मान के चलिए, आप बहुत यूनिक यूनिक चीजें आप छोड़ देंगे। ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। मेरा अगर आप 1 घंटे का अगर वीडियो, तो 1 घंटा आप देख लेंगे तो मेरा उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जो व्यू वगैरह ये सब यूट्यूब पे चल रहा है, उससे ज्यादा मैं सीरियस हूँ कि आपको ये जो मेरा जितना चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप तक पहुंचे। क्योंकि हिंदी मीडियम में मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस तरीके से बहुत कम बंदे हैं, ऐसे नहीं है कि मैं इकलौता हूँ, लेकिन बहुत कम बंदे हैं जो लोग सीरियसली में आपको पढ़ा रहे हैं। और हिंदी मीडियम में खास करके, मतलब एक लॉजिकल थिंकिंग जो होता है उस तरीके से अब हम लोग को सोच करके चलना है। तो वो चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए मैं ये वीडियो ले करके आया हूँ। ठीक है, तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे आगे, किसी क्वेश्चन को देख करके क्या क्या चीजें सोचना है, किस तरीके से टॉपिक को तैयारी करना है, टॉपिक के कितने बेसिक तक जाना है, कितने करेंट तक जाना है, वो सारी चीजों को मैं आपको यहाँ से समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा ये सब में समय मैं नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ये पता है ये बहुत ज़रूरी है आपको ये सब बताना। नहीं तो आपको नॉर्मली अगर मैं पढ़ाना शुरू कर दूँ तो आप खुद नहीं समझ पाते हैं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं क्यों लेकर के आया हूँ वीडियो। तो वीडियो लाने का उद्देश्य बताना थोड़ा सा जरूरी होता है। ठीक है, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। देखिए, लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, उससे थोड़ा संतुष्टि मिलता है कि हाँ, मैं जो काम किया हूँ आप लोगों ने उसको समझा है अच्छे से, आप लोगों के लिए वो लाभदायक हुआ है, उसी से पता चलता है। तो जरूर आप लोग कमेंट लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, एकदम आराम से स्लो मोशन में मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, पूरा धैर्य रख के चलना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे मेडिसिन होता है ना, मेडिसिन क्या करता है, लंबे समय तक धीरे धीरे टाइम पे उसको खाना पड़ता है, तो वो क्या करता है, फिर जड़ से उसको खत्म करता है। तो उसी तरीके से ये सब भी चीजें, इसमें आप हड़बड़ा करके चलेंगे तो आप इसमें अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। यूपीएससी आप जान रहे हैं किस तरीके का एग्जाम है। ठीक है, तो उसके लिए कितना धैर्य रख करके सही तरीके से आपको तैयारी करना पड़ता है। तो उसी के लिए एक लेवल सबसे फर्स्ट आपका यही रोड मैप है। अगर आप आज इसको समझ गए ना, तो कल के डेट में आपको मैं निश्चित ये कहता हूँ कि आपको पढ़ने का तरीका आपका चेंज हो जाएगा। बस एक बार आप थोड़ा सा विश्वास करके आप लोग एक बार पूरा वीडियो को देखिए, समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा स्लो लग रहा है तो आप थोड़ा सा फास्ट कर लेना, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है, आराम से समझो, आप एक एक क्वेश्चन को समझो।
ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे 26 से, क्योंकि मैं पिछला वीडियो बना चुका हूँ 1 से लेकर के 25 तक का। उस वीडियो को नहीं देखें तो उसको पहले जरूर देखिए आप, उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर वो बीच में आधा अधूरा वाला कोई मतलब नहीं है आपका पढ़ने का, ठीक है। पहले उसको देखिए, मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जा करके क्लिक कीजिए और उसको देखिए, पहले समझिए, उसके बाद से फिर इसको देखिएगा। चलिए देखते हैं, इसको शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है? लघु कृषक बड़े खेत, ठीक है, इस तरीके का यहाँ पे बात है। लघु कृषक बड़े खेत, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको यकीन नहीं होगा, ये जो है ना इंडियन एक्सप्रेस का कॉन्सेप्ट है। मैं किसी एक एडिटोरियल पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस होकर के सीरियसली पढ़ाता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि जितना रिस्पांस आना चाहिए उतना आप लोग रिस्पांस उसमें देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा ये कवर नहीं हुआ, वो कवर नहीं हुआ के चक्कर में आप लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। किसी एक चीज़ को ऐसे कवर कीजिए कि हमेशा आपको जब भी कहीं भी आपको बोलना पड़ा, उसके लिए निबंध भी लिखना पड़ा, तो आप बहुत अच्छे से उसके लिए लिख देंगे। समझ रहे हैं आप? मतलब किसी एक चीज का कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो केवल एक ही चीज उससे प्रभावित नहीं होता, आसपास का आपका जितना समझ है, उससे बेसिक चीजें हैं, हर चीजें आपको एक माइंडसेट गजब का क्लियर होता है, बनता है एक माइंडसेट आपका। तो मैं उसी पे ज्यादा फोकस करता हूँ। कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए आप, ठीक है। बहुत ज्यादा आप बटोर के रखने से आपको याद नहीं हो पाएगा। आप देखिए यहाँ पे आप इतना फोकस किए होंगे क्या पिछले साल? ये इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल के अंतर्गत ये बातें हुई हैं। हो सकता है और भी बहुत जगह पे आपको मिलेगा, लेकिन जो शुरुआत है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है ना वहीं से आया हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट, जैसे एडिटोरियल में क्या होता है, लोग डिस्कशन करते हैं कि हम लोग को किसी चीज के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, ये सब जो चीजें बातें होती है ना, वही सब इसके अंतर्गत आता है। और मैं वही सारी चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा दबाव होने लग जाता है, क्योंकि लोग उस तरीके से देख रहे हैं तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मन खराब होने लगता है। अगर आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं अच्छे से, तो मैं काफी अच्छे से हर चीज को करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और मैं इसी कॉन्सेप्ट पे भी चल रहा हूँ। थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा आप लोग अभी नहीं समझ रहे, धीरे से समझेंगे, लेकिन मैं इसी कॉन्सेप्ट पे ही चलूंगा कि आप लोग एक चीज को अच्छे से ऐसे समझें, ठीक है। अब यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया, यहाँ से मेंस का भी क्वेश्चन आएगा, तो आप बना सकते हैं। मैं यही लेकर के चल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आ गया है कि लघु कृषक बड़े खेत, ठीक है, ये संकल्पना है, सर्वोत्तम इसका वर्णन करना है। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये जो जितने आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन कौन से ऑप्शन सबसे अधिक सही है, सबसे इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो है सबसे सर्वोत्तम इसका वर्णन कौन सा इसमें से ऑप्शन कर रहा है, ये हम लोग को जानना है। अभी जो है बहुत ज्यादा पैटर्न चेंज हुआ है, आप लोगों को पूरा लास्ट तक आप देखिएगा, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जो है ये ऑप्शन, मतलब इसमें जो है पैटर्न चेंज हुआ है। पिछले कभी भी इस तरीके से इतना ज्यादा आपको नहीं दिखेगा जो अभी दिख रहा है। देखिए यहाँ पे कितना मतलब डीपली कॉन्सेप्ट पूछ लिया है। हालांकि हम लोग लगातार भूमि सुधार से संबंधित, इसका यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रख लो, मैं बता देता हूँ, ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित, ठीक है। तो वहां से चाहे किसी भी तरीके से पूछे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट वहां से आ जाता है कभी ना कभी, तो वो चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। युद्ध के कारण अपने देश से बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों का एक बड़ी खेती योग्य जमीन देकर जिसमें वे सामूहिक खेती कर उपज को आपस में बांटते हैं और पुनः स्थापना करना, इस तरीके की बातें हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए बी, किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि क्रियाओं में समकालन और संगति लाते हैं। सी नंबर देखिए, किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक मिलकर के एक निगमित निकाय के साथ संविदा कर अपनी जमीन उस पर निगमित निकाय को किसी नियत अवधि के लिए दे देते हैं। तो इस तरीके का जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि एक लघु कृषक है और एक बड़ा खेत है, इस कॉन्सेप्ट को दे रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ से ये सब बातें निकल के नहीं आ रही है। ये भी ऑप्शन देखते हैं आप डी का, कि कोई कंपनी किसी क्षेत्र के कुछ संख्या में लघु कृषकों को ऋण, तकनीकी जानकारियां और सामग्री की निविष्टियां प्रदान करती है ताकि वे कंपनी की विनिर्माण प्रक्रिया और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उनकी ज़रूरत के कृषि पण्य उत्पादन करें। तो इस तरीके का भी यहाँ पे जो है हम लोग को फील नहीं हो रहा है कि जो लघु कृषक और बड़े खेत का इसमें कुछ कॉन्सेप्ट दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग का एक बेसिक नॉलेज एक अच्छा समझ यहाँ पे हम लोग को जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रश्न वही मांग कर रहा है, एग्जामिनर भी वही सोच करके इतना बड़ा बड़ा जो है बातें लिख करके दिया है। और ये कैसे बनता है, आप किसी चीज को डीपली समझते हैं तब जाकर के आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको ये प्रश्न ही आप पढ़े रहेंगे तो आ जाएगा, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा ना तो भी आप बना लेंगे, क्योंकि आपका एक अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो गया है। तो उसी अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए आपको अच्छे से समझना पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग के पास बचा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन बचा। तो यहाँ पे देखेंगे कि युद्ध के कारण जो देश हैं वो बड़ी संख्या में देशों से बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों का एक बड़ी खेती योग्य जमीन दे करके, तो विस्थापित हो गए, उनका खेती योग्य जमीन देने जैसा भी बात यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये वाला जो है ये थोड़ा सा आपको लगेगा, क्योंकि किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक जो है अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि क्रियाओं में समाकलन और संगति लाते हैं। तो इसका मतलब ये हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि जो लघु कृषक जो यहाँ पे दिख रहा है कृषक भी हैं, प्लस जो एक खेत है उस खेत में एक तरीके से व्यवस्थित करके पूरे खेत को व्यवस्थित करके वो लोग साथ में मिल करके जो है वहाँ पे अपना खेती करते हैं। ठीक है, तो लघु कृषक बड़े खेत में इस तरीके से व्यवस्थित करके वो लोग चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। ठीक है, और ये इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित भी है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, फिर आगे वो फैलता है किसी चैनल पर फैलता है, चाहे किसी और कॉन्सेप्ट में आ जाता है तो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ से ये सब चीजें अब आने लगी है प्रश्न। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब निम्नलिखित कथन है, इस कथन पे आपको विचार करना है। कथन में देखिए आप यहाँ पे कि पहला जो है, भारत सरकार काले तिल के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। देखिए आपको अगर याद होगा तो मैं आपको दाल के बारे में पढ़ाया था कि जो अभी दाल है वो दाल का हम लोग जो है जो भारत सरकार है वो अभी निर्यात करने पर इसके लिए विचार कर रही है ना। न्यूज में था ना कि दाल जो है अभी उसके जो कीमत है वो बढ़ते जा रहा है, तो उस कीमत को जो है मैनेज करने के लिए जो है सरकार जो है अब विदेशों से भी है दाल निर्यात कराने का यहाँ पे मतलब प्लानिंग कर रही है। फिर मैं आपको उसके बेसिक चीजों को भी बताया था, और मैं ज़्यादातर आप देखेंगे अभी भी आज का चाहे पिछले दिन का किसी भी दिन का अगर आप करेंट अफेयर्स देखेंगे तो मैं पूरा बेसिक आखिरी जहाँ तक मैं मुझे लगता है कि आपको पढ़ाना चाहिए वहाँ तक मैं ज़रूर पढ़ाता हूँ उस चीज़ को। क्योंकि देखिए आप अगर करेंट में ये चीज़ें था तिल के बारे में, लेकिन आप केवल न्यूज़ सुन करके जो है न्यूज़पेपर सामने है उसमें सुन ले कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, उससे नहीं चलेगा। आपको बेसिक चीज़ें समझ में आना चाहिए और समझने के साथ आपको याद भी रहना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ये तिल की खेती जो है वो क्या खरीफ की फसल है कि नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? आप अगर अच्छे से उसको बेसिक चीजों को पढ़े रहेंगे प्लस याद भी रहेगा, है ना, तब जा करके यहाँ से आपको समझ में आएगा। और देखिए एक चीज और बताता हूँ कि ये जो है ना ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से लगभग एक साल छोड़ करके चाहे हर साल लगभग एक ना एक उससे संबंधित चाहे उससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ लेता है। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जो जो आपको टॉपिक बताता हूँ उस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, मैं आपको इससे पहले एफसीआई के बारे में बताया था, एफसीआई से संबंधित भी आपको प्रश्न जरूर वहां से दिखता है। ठीक है, जो ऑनलाइन जो उसकी प्लेटफॉर्म है
नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, उस चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताया था। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है यहाँ पे आप, मैं इसका ऑप्शन बता दिया हूँ ना, ठीक है। इसमें देखिए कि यहाँ पे ये तीनों सही है कि जो जो काले तिल हैं वो इसके लिए भी जो है सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य इसके लिए भी लागू करके रखी है, उपलब्ध है, प्लस ये खरीफ फसल ही है और ये जो है भारत सरकार की कुछ जनजातीय, देखिए ये एक बेसिक चीजें हैं, यहाँ से एक समझ भी पूछ लिया गया है। क्योंकि अब जनजातीय नहीं बल्कि हम लोग भी देखेंगे कि आप बहुत जगह पे आप देखेंगे कि इस तरीके से तिल का भी जो है तेल आप कई लोग जो है भोजन बनाने के लिए भी उसका उपयोग करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई कैसे पढ़ना है और प्रश्न किस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है। देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिए, ठीक है। परिसंपत्तियां हैं, यहाँ पे कुछ संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों पे किस तरीके से निवेश किया जाता है इसके बारे में यहाँ पे प्रश्न बन रहा है। अब इस प्रश्न में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अमूर्त निवेश माने जाते हैं, अमूर्त निवेश, ठीक है। अगर आपको इस तरीके का वर्ड जो है नहीं समझ में आता है तो आप क्या कीजिएगा, तुरंत जाइएगा इंग्लिश वाले उसमें, ठीक है, वहां से आपको समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये है इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। यहाँ से अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप हिंदी में चले जाइएगा। चलिए देखिए इसलिए हंसी आ रहा है क्योंकि हम लोगों का हिंदी माध्यम वाले लोगों का प्रॉब्लम है कि हम लोग ना हिंदी में सही है ना इंग्लिश में सही है। कई लोग इसलिए ये परेशान रहते हैं कि सर हम लोग तो हिंदी मीडियम से है लेकिन हम लोग तैयारी किस में करें, इंग्लिश में करें कि हिंदी में करें। अब लोग मैं कैसे बताऊं कि अगर आप हिंदी में आप हो सकता है कि हिंदी आप सही कर लें लेकिन इंग्लिश में अगर आप तैयारी करने जाएंगे तो आप इंग्लिश में तो तैयारी नहीं कर पाएंगे इस अभी ऐसा कंडीशन में, है ना। क्योंकि देखिए हर चीज का एक बेस बनता है, हम लोग शुरू से अगर हिंदी में ही पढ़ते आ रहे हैं तो हो सकता है ये अमूर्त निवेश थोड़ा सा समझ में ना आए, लेकिन मैं इसको एक बार देख लूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये क्या है। हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि एक चीज क्या है लेकिन मैं आपको बताने के लिए जा रहा था कि वहां से हम लोग एक बार इंग्लिश को देखें, ये सब आदत रखना पड़ेगा, ठीक है। इनविजिबल जो दिखाई ना दे उस तरीके का निवेश के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या हिंदी में थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो हमारा हिंदी सही हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश के लिए फिर हम लोग को उसी बेसिक में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न देखिए कि एग्जामिनर किस तरीके से सोच रहा है आपके लिए, कि मतलब कहाँ किस लेवल तक सोच रहा है। आप कभी यहाँ तक जाते हैं कि जो परिसंपत्तियां हैं जो भी हैं अगर उसमें अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास निवेश के लिए कौन कौन से ऐसे विजिबल चीजें हैं और कौन से इनविजिबल हैं, तो इस तरीके की चीजें भी जो है अभी आपको यहाँ से पूछ लिया जा रहा है ना। तो उसी चीज में आप देखेंगे कि यहाँ पे अमूर्त संपत्ति जो है इसमें देखिए क्या क्या चीजें होंगे, देखते हैं यहाँ पे। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें 3 इसमें सही है, ठीक है, एक सही नहीं है। तो कौन सी सही नहीं है यहाँ पे आप देखिए। इसमें अगर थोड़ा सा भी कभी कभी देखेंगे ना कि ऑप्शन में जो एग्जामिनर है ना वो कई बार कुछ ना कुछ हिंट करके रखता है, उसमें एक गलत उसको करना है। आपको मैं पिछले जो वीडियो उसमें बताया था कि एग्जामिनर जो है ना उसको जितना सही ऑप्शन बनाने में तकलीफ नहीं होता उससे ज्यादा उसको गलत आंसर बनाने में तकलीफ होता है। क्योंकि गलत आंसर ऐसे बनाना है कि अगला जो है जो हम लोग जो है एग्जामिनर जो है वो लोग पकड़ ना पाए, उनका दिमाग घूमते रहे, समझ रहे हैं, मतलब दिमाग चकरा जाए। इस तरीके से वो लोग सोचते भी हैं कि वो लोग कुछ तो ऐसा बनाए जो कि जल्दी से पकड़ में ना आए। अगर देखिए मतलब एक तरीके से क्या है, हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत भी करना पड़े, ये भी बात है। हम लोग ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब हम लोग अच्छा समझ रखें तब हम लोग पकड़ पाए। तो हम लोग को वैसे ही लोगों को वो चाहिए भी उसको, है ना, यूपीएससी वैसे ही लोगों को सेलेक्ट करेगा। तो उसी तरीके से यहाँ भी
आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये सब जो है अमूर्त, और ये इसमें है ही नहीं, ठीक है। ग्राहकों की डाक सूची वाला, ये तीनों है इसमें। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 29 वाला। पहला जननांकीय निष्पादन, और दूसरा यहाँ पे वन और पारिस्थितिकी, तीसरा शासन सुधार, चौथा स्थिर सरकार, पांचवा कर एवं राजकोषीय प्रयास, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। सम स्तर कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपयुक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयुक्त किया था, ठीक है, प्रयुक्त किया। तो इस तरीके से यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है। देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा अभी के लेवल में, अभी का आप लेवल देख रहे हैं एग्जाम, मतलब ये क्वेश्चन बनाने का, तो मतलब किस हद तक डिफिकल्ट किया गया है, ठीक है। आपके पास 5 यहाँ पे एक तरीके से जो है अलग अलग एक पॉइंट्स दे दिए गए, ठीक है। फिर इतना में ही एग्जामिनर का मन नहीं आया, फिर आगे चल करके फिर एक और ऑप्शन दिया, और ऑप्शन में भी ऐसा नहीं है कि ऑप्शन आसान हो। देखिए मान के चलिए हम लोग अगर पढ़ते भी हैं इस तरीके का चीज़ों को, जबकि इतना तो फोकस करके नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 2 से 3 पॉइंट हमारे को ध्यान में रहेगा, पांचों का पांचों पॉइंट ध्यान में नहीं रहेगा। अगर हम लोग को पांचों पॉइंट ध्यान में नहीं रहेगा तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ऐसा ऑप्शन बना दिया गया है। आप खुद देखिए कि हम लोग को अगर 1 मालूम है तो कुछ नहीं हो पाएगा, 2 मालूम है कुछ नहीं हो पाएगा। हम लोग को अगर ये तीनों भी पता होना चाहिए कि कौन सा गलत है कौन सा सही होना है, मतलब सब इसमें से सभी को हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तब जा करके हम लोग जो है आंसर, सही आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। ऐसी स्थिति हो गई है अब हमारी। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो है 2 बस सही है, बाकी सारी चीजें इसमें गलत है। तो अब इस तरीके की चीजें, अब जैसे मैं केवल 2, अब केवल 2 है इसमें से, तो कौन कौन से 2 है ये तो मुझे खुद नहीं पता चल रहा है। पहले हम लोग जो है क्वेश्चन से सीख भी लेते थे एक तरीके से कि अच्छा हाँ ये तो आंसर है इसका। अभी यहाँ हम लोग को समझ में भी नहीं आ रहा है कि एग्जाम का जो जिस तरीके से प्रेशर रहता है उस हिसाब से हम लोग उस समय ये भी नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, है ना। तो ये सब चीजें, अब जैसे देखिए इसमें, अब मैं आपको अभी बता रहा हूँ भले ही, लेकिन हम हकीकत में जो है ना इस तरीके का पैटर्न बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया गया है। इससे हम लोग को एक चीज़ समझ में आ रहा है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अब हम लोग जितना सामान्य से तरीके से केवल समझ बना करके प्रीलिम्स निकाल लेते थे, तो अब आसान नहीं है। और मैं उसमें भी बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, आप लोग पूरा मेंस ओरिएंटेड रहिए। अब तो और ज़्यादा खास करके अब आपको मेंस ओरिएंटेड रहना होगा। जैसे मान के चलिए अगर 15वीं वित्त आयोग से संबंधित अगर कोई मेंस के लिए प्रश्न अगर तैयारी कर रहा होता या क्या होता, तो मेंस की तैयारी करने के लिए वो क्या करता हो, लगातार उसको अच्छे से समझता पड़ता कि उसको पूरा एक आंसर राइटिंग लिखना है। आंसर राइटिंग लिखने का मतलब आपको हर चीज याद रहेगा तब तो आप लिखेंगे। तो अगला व्यक्ति जो है उसको पूरा एक एक वर्ड को लिखता है, तो लिखने से उसको ज्यादा अच्छे से समझ और याद रहता है। और फिर इसी में से अगर प्रीलिम्स का प्रश्न बन गया तो उसके लिए क्या डिफिकल्ट है। लेकिन आप उस तरीके से अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको देखिए बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, मैं इसी को बताने के लिए वीडियो बनाया हूँ। आप लोग ये मत सोचो कि एक ही क्वेश्चन पे इतना लंबा चौड़ा बात, तो ये गलत तरीके से मत सोचना आप, ठीक है। मेरा उद्देश्य ही यही है, मैं मेरा वीडियो आंसर बताने का कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप लोग को जो मैं ये जो जितना समझा रहा हूँ ना, इसी को समझाने के लिए ही मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो इसमें जो है 2 यहाँ पे सही ऑप्शन है, ठीक है, ये दोनों जो है सही है। लेकिन हम लोग को ये नहीं पता है कि ये तीनों सही है कि नहीं है, तो हम लोग आंसर नहीं निकाल पाएंगे, इतना डिफिकल्ट हो गया है। इसीलिए अब आप लोग थोड़ा सा फोकस करके पढ़िए। किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो याद रहे, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। आप एक एक चीज़ को पूरा फोकस से
पढ़ो उसको। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित आधारिक संरचना क्षेत्रकों पर विचार कीजिए। आधारिक मतलब आधारभूत, ठीक है, आधारभूत संरचना के बारे में बताया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है, पूछा जा रहा है मतलब, ठीक है। आधारिक संरचना क्षेत्र, अब इसमें क्या क्या आता है, तो किफायती आवास के आधारभूत संरचना के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर आगे और भी है, अभी इसको भी देखना पड़ेगा। तो किफायती आवास, फिर सर्वसाधारण द्रुत परिवहन यानी कि मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, फिर स्वास्थ्य देखभाल, फिर पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। तो आधारभूत यहाँ से इसमें से कौन कौन सी चीजें जो होंगे जो आधारभूत होंगे, ठीक है, तो किसके अनुसार होंगे पूछने के लिए फिर और अलग से यहाँ पे बताया गया है कि उपयुक्त में से कितनों पर UNOPS आधारिक संरचना नवाचार में धारणीय निवेश पहल अपने निवेशों के लिए ध्यान केंद्रित करता है। मतलब एक पहल है, इस पहल का नाम है UNOPS। यहाँ पे देखिए इसको, ये तो ये हो गया आधारिक संरचना एवं आधारिक संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल, तो ये एक पहल हो गया, ठीक है, ये योजना हो गया। इसी को इंग्लिश में जो है ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, S3I। तो इस तरीके की चीज़ों पे मैं आपको कई बार ध्यान दिलाता हूँ कि ऐसे पढ़िए। तो देखिए अभी यहाँ से इस तरीके से प्रश्न भी आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इस तरीके छोटे छोटे चीज़ें अब यहाँ पे ध्यान केंद्रित करता है। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट होंगे ना, उस पॉइंट को हम लोग को ध्यान में अब रखना पड़ेगा, और ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है तो अब ये चार चीज़ों को भी जो है यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जाकर के आप सही आंसर दे पाएंगे। मतलब लेवल देखिए कि अब कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि किफ़ायती आवास ठीक है, और पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा, तो पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा भी इसमें सही है। उसके बाद से स्वास्थ्य देखभाल, ये भी ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है इसमें इसको नहीं रखा गया है, लेकिन ये तीनों जो है इसमें सही आंसर होंगे, ठीक। तो इस हिसाब से केवल 3 ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगले प्रश्न में देखेंगे आप, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है। तो विधि की सम्यक प्रक्रिया का आधार यहाँ पे क्या है बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि देखिए एक तरीके से यहाँ पे क्या है कि अभिप्राय पूछ रहा है, मतलब उसके एक तरीके से आप क्या समझ रहे हैं टाइप का, है ना। विधि की सम्यक प्रक्रिया, अब देखिए अच्छा है, बेसिक क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम मिला है, इसी को हम लोग बस थोड़ा सा इजी लेवल बोल सकते हैं। बाकी और इजी लेवल बोलना भी मतलब हमारे लिए एक मतलब सोचना पड़ेगा कि इजी लेवल बोले कि नहीं बोले, ऐसा इतना ज़्यादा डिफिकल्ट अभी प्रश्न बना दिया गया है ना। लेकिन अब हम लोगों का अगर लक्ष्य है उसको तैयारी करना है, तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए है नर्सिंग न्याय का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा है विधि द्वारा स्थापित पद्धति, और यहाँ पे तीसरा है विधि का निष्पक्ष प्रयुक्ति, फिर विधि के समक्ष क्षमता। आप अगर गौर किए होंगे ना तो बेसिक चीजें पता नहीं कैसे, मतलब ये रियल में इजी दिखता है लेकिन होता डिफिकल्ट है ना। एग्जाम हॉल में आप बैठे रहेंगे तब आपको वहां पे दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या सही होगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखते हैं इसमें कि इस तरीके का जो है ना प्रश्न, इस समझ से प्रश्न आता है इस तरीके का, एक पॉलिटी से, ये पॉलिटी का प्रश्न है, ठीक है। तो पॉलिटी में इस तरीके का प्रश्न जो है एक ना एक बनता है। यहाँ पे इसका सी सही आंसर होगा, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति, ठीक है, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति, क्योंकि विधि की सम्यक प्रक्रिया बोल रहा है। सम्यक का मतलब एकदम सामान्य, मतलब
मतलब क्या बोलते हैं उसको, मध्यम मार्ग वाला सम्यक है ना, सामान्य वाला सम्यक नहीं है कि सामान्य स्तर टाइप का नहीं, ठीक है। सम्यक बराबर मध्यम, हर चीजों में बराबर उसकी जो है प्रक्रिया होनी चाहिए हर किसी के लिए। तो उस तरीके का एक कॉन्सेप्ट से प्रश्न यहाँ से पॉलिटी में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल रहता ही है, ठीक है। तो पॉलिटी में जो है कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि 32 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। कथन 1। कथन दूसरा, भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1994 के द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहता है या रहा। केवल इतने ही में यहाँ पे मतलब आगे नहीं लिखा है, समझ में आ गया इतना। तो देखिए ये उस समय आप बहुत सारे ऐसे न्यूज़ में भी ये सब बातें आ रही थी जेल की स्थिति को लेकर के, तो आप करेंट के कारण से, क्योंकि देखिए ये सब प्रश्न अगर आपको पता होगा तो ठीक है। मैं जहाँ तक देखा हूँ कि इस तरीके का प्रश्न जो है जल्दी से प्रीलिम्स में ऐसे प्रश्न नहीं बनाए जाते थे, नहीं बनता था, ठीक है। लेकिन अब बन रहा है, तो क्यों बन रहा है, तो इसके पीछे भी हम लोग को थोड़ा सा ये जरूरी है समझना, नहीं तो हम लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, लगेगा कि नहीं अब तो सब पढ़ना पड़ेगा इस तरीके का। तो ऐसा नहीं है, ये करंट में था तो हम लोग, और करंट में भी था प्लस इस पे बहुत ज़्यादा जो है उस समय एडिटोरियल्स आ रहे थे, न्यूज़ में लगातार चल रहा था जेलों की स्थिति को लेकर के, तो ये सब चीज़ों के कारण से यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है। अब इसमें जो है आपको यहाँ पे आंसर आएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। देखिए अब यहाँ पे पहले आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिखता था, इस तरीके के जो फ्रेमिंग है वो नहीं दिखता था, लेकिन 2023 में अब ऐसा भी फ्रेमिंग किया जा रहा है इस प्रश्न का। समझ रहे हैं आप, ये सब चीजें जो है डिफिकल्टीज, ये सब डिफिकल्ट ही है, अब डिफिकल्ट ही बना रहा है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आप मान के चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया तो सही व्याख्या है कि नहीं है। सही व्याख्या ज्यादातर तो व्याख्या तो समझ में आ जाती है, लेकिन ये जो है पहला जो कथन है वो सही है कि नहीं, फिर उस पर भी कंफ्यूजन होता है। तो इस तरीके से जो है पूरा कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। मतलब अब नॉर्मल जो है आईएएस लोग अब नॉर्मल तरीके से, अगर कोई अभी के समय में अगर एग्जाम दे करके जो आईएएस बन रहा है वो समझ लीजिए कि वो बहुत हाई लेवल का समझदार व्यक्ति था, ठीक है। समझदार प्लस उसकी स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि आपको पिछला जो आपको मैं प्रश्न एनालिसिस किया था उसमें भी आपको पता चला होगा कि हम लोग को याद रखने की कितना ज्यादा जरूरत है उसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए अगला 33वां प्रश्न, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम प्रतिबिंबित करता है। मतलब आपको कभी कभी ऐसा लगे कि क्या मैं सच में जो है यहाँ पे प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर ही दे रहा हूँ कि सेकंड पेपर दे रहा हूँ, ऐसा हो जाता है कई बार ऐसे एग्जाम। अब देखिए जैसे इस तरीके का आप देखे होंगे कि ज्यादातर है रीजनिंग में आपको दिखेगा ऐसे, है ना, लेकिन यहाँ पे अब ये रीजनिंग बन गया, अब सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। अब यहाँ पे जो है ऑप्शन सब ठीक है, लेकिन इसमें से सबसे सर्वोत्तम जो है वो आंसर होगा। तो इस तरीके का अब यहाँ पे प्रश्न बन रहा है, ठीक है। मतलब और ये देखिए एक चीज और मैं बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग अगर जो पॉलिटी है, अगर पॉलिटी को पढ़ें, अगर हम लोग पॉलिटी को पढ़ें तो हम लोग पॉलिटी का एक अच्छा समझ होना चाहिए। देख रहे हैं आप, ये भी ये सब पॉलिटी का भी प्रश्न आ रहा है, पॉलिटी में ये सब दिख रहा है, ठीक है। अभी हम लोग ये सब जो देख रहे थे इकोनॉमी से संबंधित जो चीजें हम लोग देख रहे थे अभी, उसमें किस तरीके का समझ आपको दिख रहा था, उसमें समझ प्लस याद रखने का भी एक जो चीज है वो जरूरी था इसमें। तो चलिए देखते हैं इसमें इसका सही आंसर देखिए क्या होगा, कि क्या लिखा हुआ है कि किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन, मुख्य उद्देश्य, ठीक है, मुख्य उद्देश्य अगर मान सकते हैं आप,
तो उसमें क्या हो सकता है? तो देखिए ऑप्शन ए देखिए, यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। दूसरा यह बी यहाँ पे है कि यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुनकर बनता है। और तीसरा है यह सरकार के शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। और डी है यहाँ पे कि यह सामाजिक न्याय और सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। तो सामाजिक न्याय, समता और सामाजिक सुरक्षा सही है। देखिए अगर आप ये देखेंगे इस तरीके का प्रश्न में, तो कोई ऐसा प्रश्न दिखेंगे जिसमें कि लगभग ये जितने ऑप्शन है उसमें कवर होते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे सामाजिक न्याय, सामाजिक समता, सोचने का भी तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, कि जैसे सामाजिक न्याय, समता और सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑप्शन को देखेंगे कि शक्तियों को परिभाषित करता है। तो शक्तियों को परिभाषित करने का क्या मतलब है? किसी शक्ति को परिभाषित करने का क्या मतलब है? परिभाषा का मतलब क्या है? परिभाषा हम लोग किसी चीज को क्यों देते हैं? क्योंकि उसका एक सीमा निर्धारित करते हैं हम लोग। परिभाषा का मतलब जो है उसका इतना दायरा है, इसके अंतर्गत अगर कोई कार्य हो रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ यही कार्य हो रहा है ना। तो इसी के हिसाब से जो बोला गया है कि परिभाषा देगा ये, प्लस इसको सीमाबद्ध भी करेगा। तो ये सीमा भी रहेगा ना कि हाँ आपकी परिभाषा इतनी है, अब उससे एक्स्ट्रा अलग काम नहीं कर सकते। तो उसमें फिर आपको सामाजिक न्याय, सामाजिक समता, ये सारी चीजें जो है इसमें दिखती हैं, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे राजनीतिक पदों, सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। बिल्कुल ये सब चीजें आएंगी इसी में। फिर निर्णय का उद्देश्य, जैसे आवश्यक विधियों के लिए निर्णय का उद्देश्य निर्धारण करना, ये सब भी इसी में आ रहा है। ठीक है, और सीमाबद्ध भी कर रहा है, मतलब एक तरीके से जो है संविधान का लक्ष्य आप देखेंगे कोई भी चीजें एक मतलब वो सीमा से बाहर नहीं जा सकता, सबका एक सीमित जो है एक उनका सबको एक सीमाबद्ध करके रखा गया है। मतलब कौन सा जो कार्य है उसको कितना तक कौन कौन व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये चीजें समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। और ये थोड़ा हैंग हो रहा है। चलिए आगे देखेंगे, 34वां प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को आधारभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया? ये अच्छा क्वेश्चन इस बार का थोड़ा सा इसमें भी दिखा है हम लोग को क्वालिटी में। ठीक है, लेकिन वही है बेसिक प्लस आपको अंडरस्टैंडिंग तो इसमें हमेशा रहा है, प्लस अभी जो है ज्यादातर हम लोग को देखने को मिला है कि आपको याद कितना है। अब जैसे देखिए अगर हम लोग को इस तरीके से यहाँ पे न्यायिक व्याख्या के बारे में अगर कुछ पूछता तो हम लोग समझ में आ जाता, लेकिन अब हम लोग यहाँ से पूछ लिया गया कि आपको याद है कि नहीं है वो सब चीज। तो अब यहाँ पे याद करने के ऊपर बात आ गया है ना। तो अब याद करने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा। अब इसमें ऑप्शन देखिए, पहला संशोधन है 42वां, 44वां और 86वां संविधान संशोधन है। तो न्यायिक व्याख्या करने के लिए एक आधारभूत यहाँ पे अधिनियमित किया गया, करने के लिए अधिनियमित किया गया। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला ही ऑप्शन सही ऑप्शन है, यहाँ पे पहला संशोधन किया गया था इसमें। ठीक है, 1951 में। और इसी में फिर जो है भाषण, जो स्वतंत्रता है ना, और जो जमींदारी, भूमि अधिग्रहण, पहला संशोधन ये सब चीजों था ना भूमि सुधार में। तो उसमें फिर आप देख रहे हैं कि जो है एक तरीके से सीमा निर्धारण भी हो गया कि अब वहां पे जो है बहुत ज्यादा स्वतंत्र, उस तरीके से बहुत सारे जमीन वगैरह का जो उस समय जो है एक प्रॉब्लम चल रहा था, इशू चल रहा था। तो वहां पे अधिकारों को बहुत ज्यादा जो है नहीं ले सकते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा हर किसी को एकदम खुला रूप से अधिकार भी नहीं दे सकते थे। तो वो सब चीजों को वहां पे थोड़ा सा निर्धारण किया गया। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये चीज समझ में आता है कि न्यायिक व्याख्या की आधारभूत अधिभूत करने के लिए यहाँ पे अधिनियमित किया गया। ठीक है, तो ये पहला वाला है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, भारत में निम्नलिखित संगठनों या निकायों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे विचार करना है हम लोग को, तो करते हैं विचार। पहला, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय विधि आयोग, और चौथा है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण उपयोग आयोग। तो आप देखिए यहाँ पे अब चार ऑप्शन यहाँ पे जो दिया हुआ है, चार यहाँ पे ऑप्शन मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट्स बोलेंगे कि क्योंकि ऑप्शन तो यहाँ पे है ना, ऑप्शन अलग से और दे दिया है फिर। तो क्या बोला गया है कि उपयुक्त में से कितने जो है संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, देखिए संवैधानिक निकाय इस तरीके से प्रश्न जल्दी से नहीं पूछता है, ये ऑप्शन में देता है। किसी अगर उसके बारे में पूछ रहा है, किसी अलग संगठन वगैरह आयोग के बारे में पूछ रहा है, तो उसका एक अलग से ऑप्शन देता है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से जो दिया है, और क्वेश्चन आपको लग रहा है वो नॉर्मली कठिन कब हो जाता है, जब इस तरीके के ऑप्शन आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि इसमें से कौन से हैं, और केवल एक दिया हुआ है, केवल 2, 3 और 4 सभी। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट ये हो जाएगा कि आप अगर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को जान रहे हैं तो फिर बाकी लोग के को आप नहीं जान रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगा, आपको सबको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ से हम लोग को दिख रही है कि एग्जामिनर किस तरीके से माइंडसेट यहाँ पे क्रिएट करके रखा है। चलिए, यहाँ पे हम लोग को पता है कि ये जो है राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है ये है। बाकी ये मानवाधिकार आयोग, आप सबको ये सब दिखेगा कि मानवाधिकार आयोग हम लोग अभी पढ़े भी थे, फिर राष्ट्रीय विधि आयोग, और फिर ये राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। ये सब जो आयोग है ये सब अधिनियम के थ्रू बनाए गए हैं, सांविधिक तरीके से ये लोग महत्व रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 35, 36 नीचे है, ये है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये सब क्या है, मूवी तो चल नहीं रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो, लेकिन समझना जरूरी है, हम लोग को प्रश्नों का एनालिसिस करना जरूरी है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थोड़ा लगता है, सुकून लगता है कि चलिए हाँ भाई, मतलब जो मेहनत किया हूँ लोगों तक पहुंच रहा है, और लोगों को समझ में भी आ रहा है ना। तो मेरा उद्देश्य तो यही था कि मैं आप लोगों को ये सब चीज़ों को क्लियर कर सकूं अच्छे से। चलिए पूरा देखते हैं। अभी अभी बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग को देखना है, इसमें डिस्कस करना है। पहला यहाँ पे फिर आगे देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्य को निष्पादन में राष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधि मान्य हो जाते हैं। अविधि मान्य, ठीक है, ये सब छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रखेंगे। अविधि मान्य टाइप का ये बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे, अगला आप देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे तीसरा जो है, तीसरा देखिए, कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान के द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ऑप्शन बनाया जा रहा है ना। अब इस ऑप्शन को आप देखिए, यहाँ पे फिर से एक चीज हम लोग समझ में आया कि पॉलिटी में जो है ना, एग्जामिनर क्या चाह रहा है, कॉन्सेप्ट, अच्छे से कॉन्सेप्ट की समझ चाहता है। ठीक है, तो अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इस तरीके का समझ रखना पड़ेगा। अब देखिए अभी तक जो भी प्रश्न देख रहे हैं, तो है ना, कुछ कुछ प्रश्न जो है याद रखने के ऊपर भी है, लेकिन ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आप थोड़ा बहुत भी पॉलिटी अगर पढ़े होंगे, सब एम लक्ष्मीकांत से ही है, ज़्यादा उसमें वो नहीं है। और साथ ही साथ ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब करंट न्यूज में रहती हैं, तो हम लोग उसको बेसिक चीज़ों को डिस्कस करते रहते हैं। तो आप पहला जो देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अविधि मान्य, ठीक है,
राष्ट्रपति हैं, अगर उनको किसी भी तरीके से अगर वो उनका पद अगर समाप्त हो जाता है तो जरूर नहीं, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं है ऐसा कि जो उनका जो भी ऐसे कार्य किया गया वो भी समाप्त हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल ये सब चीज़ें नहीं है ऐसा, ये गलत हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे आप देखेंगे कि ये निर्वाचन से संबंधित जो यहाँ पे बातें हैं कि विधानसभाएं विघटित हो गई हैं, तो ये सब बातें भी इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि निर्वाचन अभी शेष है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्लस ये देखिए कि कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान के द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। क्या ऐसा कुछ है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति के पास अलग अलग अधिकार ही है। तो ये भी नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, ये तीनों सही आंसर नहीं हो पा रहे हैं, तो कोई आंसर नहीं है इसमें से, ठीक है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। चाय पानी व्यवस्था सब रखिए और समझिए कि हम लोग मूवी ही देख रहे हैं और कुछ नहीं बोल सकता। अब हमारे लिए तो यही मूवी है ना। अब जितने यूपीएससी वाले हैं वो लोग का मूवी वगैरह सब सब देखते हैं, लेकिन तब देखते हैं जब लगता है कि हमारा जो सर का बोझ है वो थोड़ा हल्का हो गया है, या तो मेहनत कर करके काम कर करके बोझ ज़्यादा हो गया है, तब हम लोग हल्का उसको करने का कोशिश करते हैं। तो जैसा आपको सही लगे, लेकिन बात वही है कि पूरा लास्ट तक आपको अच्छे से समझना है, देखना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 37, भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक और वित्त विधेयक इस तरीके से पूछा जा रहा है। देखिए अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं पॉलिटी में, तो आप देखे होंगे कि जो हम लोग संविधान से निर्माण से संबंधित संविधान के जो मूल उद्देश्य है, मूल उद्देश्य जो है ना, जो उद्देशिका जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। उद्देशिका से जितने पॉइंट नहीं आते हैं, आप समता, समानता, ठीक है, उसमें जैसे लोकतंत्र, ठीक है, इस तरीके का धर्मनिरपेक्ष वर्ड जो है, ये सब वर्ड को पूरा डीपली समझें आप। जो अभी कॉन्सेप्चुअल जितने प्रश्न वहां से बन रहे हैं, संशोधन, ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में जितने हम लोग का यहाँ पे आयोग वगैरह है उनके बारे में, और न्यूज में अगर कोई चीज रहे तो उसका पूरा बेसिक चीजें समझें, अच्छे से समझें हर चीजों को। तो यहाँ पे यहाँ वित्त विधेयक और धन विधेयक जो है यहाँ पे आपको पूछा गया है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए पहला, जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है, ठीक है, तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। अब यहाँ पे देखिए कि वित्त विधेयक भी है और धन विधेयक भी है, तो दोनों के जो साथ एक ही प्रक्रिया हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग उसी के बारे में अच्छे से सोचना है, समझना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि क्या ऐसा स्थिति हो सकता है क्या। चलिए आगे पहले देख लेते हैं पूरा। आगे देखिए, जब लोकसभा धन विधेयक में राज्यसभा में भेजती है, तो राज्यसभा उस पर विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है, ठीक है। आप इसमें फिर से ध्यान रखिएगा कि वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, किंतु वित्त विधेयक के लिए यहाँ पे संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं, बोली जा रही हैं। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, एग्जामिनर क्या चीज सोच करके आपको ये ऑप्शन दिया होगा, इस तरीके का कॉन्सेप्ट से आपसे पूछ रहा है। ये आपको जो है एक बेसिक समझ प्लस उसका एक अप्लाई करके, जैसे मतलब कुल मिलाकर के आपको जो अपना दिमाग जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं ना, वो दिमाग आपका कितना खुला हुआ है, आप कितना ज़्यादा उसको अपना व्यवहारिक तरीके से समझ पा रहे हैं, ठीक है।
कि कहीं जो धन विधेयक है कभी राज्यसभा में गया तो वहां की प्रतिक्रिया क्या होगी, लोकसभा गया वहां क्या होगी। अभी लगातार जो है कोई विधेयक चल रहा है तो विधेयक कभी कहाँ गया, किस तरीके से हुआ, है ना। राज्यसभा के पास क्या अधिकार है उसके लिए, लोकसभा के पास क्या अधिकार है, विधेयक से संबंधित एक ना एक प्रश्न जरूर यहाँ से इस तरीके से कॉन्सेप्ट से अप्लाइड फॉर्म में जरूर पूछता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मालूम होगा कि धन विधेयक विधेयक किस तरीके के विधेयक है, खास करके लोकसभा के लिए विधेयक है, तो राज्यसभा के लिए यहाँ पे शक्तियां थोड़ी सी सीमित हो जाती हैं। तो इसलिए जो है ये दोनों जो है सही नहीं होगा, मतलब दोनों गलत हो जाएंगे। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा जो है उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। ये वित्त विधेयक के लिए, धन विधेयक में इस तरीके का चीज नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें देखते हैं कि आप ये अस्वीकृत नहीं कर सकती, इसमें बताया जा रहा है अस्वीकृत कर सकती है वो, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा के बीच असहमति होने पर जो है ये लोग का संयुक्त बैठक नहीं होती है, किंतु वित्त विधेयक पे संयुक्त बैठक होना आवश्यक है, तो इस पे भी संयुक्त बैठक इस तरीके से होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय समुदाय प्रारक्षित, अनुसूचित, अधिसूचित कर देती है तो, अगर जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार किस क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित, अब यहाँ पे देख रहे हैं ये इस तरीके का वर्ड है। अभी इसी को आपको आप अगर इंग्लिश में देखेंगे, अगर आप इसी को इंग्लिश में देखते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं। इंग्लिश में देखिए यहाँ पे 38, once the center government notifies R as a community reserve, देख रहे हैं, मतलब हमारे साथ इस तरीके का अन्याय किया जा रहा है हिंदी में। लेकिन इससे डरना नहीं है, इससे ये नहीं सोचना है कि आप इंग्लिश में ही पढ़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। आप हिंदी में, शुरुआत से आपका हिंदी बेस है तो आप कर सकते हैं। देखिए आप समझ तो गए ना इंग्लिश को भी तुरंत, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रारक्षित, समुदाय प्रारक्षित, ये भी समझ में आ रहा था, लेकिन हम लोगों को क्या है थोड़ा सा डाउट होने लग जाता है फिर, और होना भी चाहिए, क्योंकि अब समुदाय को संरक्षित करना नॉर्मली बोल सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं है, समुदाय प्रारक्षित इस तरीके का वर्ड है ना। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में यहाँ पे क्या है। पहला क्या है यहाँ पे कि राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रण अधिकारी बन जाता है, तो इस तरीके का यहाँ पे है। दूसरा, ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है। तीसरा, ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी और वनोत्पाद को समग्र करने की अनुमति होती है। ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। तो अब इस तरीके का जो है प्रश्न यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें भी आप देखिए ना, अभी जो एक विधेयक पे जो लगातार जो चर्चा चल रहा था, ठीक है, तो जैव विविधता से वो संबंधित इस तरीके की बातें थी, तो वहां पे भी आप देखे थे। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं ना, तो ये भी उसी के कॉन्सेप्ट पे एक तरीके से यहाँ पे बेस्ड है। ठीक है, आप देखिए, और एक तरीके से व्यवहारिक भी आपको समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी केंद्र सरकार अगर किसी क्षेत्र को संरक्षित कर रही है तो क्या संरक्षित कर रही है, वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को ही संरक्षित करेगी। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब जो होता है कि मान के चलिए अगर यहाँ पे जनजातीय समुदाय है, अगर उसको भी संरक्षित करना चाह रही है तो जनजातीय समुदाय के साथ साथ उसके हर एक चीज, रहन सहन, परंपरा, हर चीजों को यहाँ पे संरक्षित करेगी, है ना। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आप एक तरीके से थोड़ा बहुत सोच भी सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है सबसे पहले कि राज्य सरकार का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वन का भी नियंत्रण अधिकारी बन जाता है, तो बिल्कुल सही है। और देखिए ये सब चीजें क्या है ना,
कि किसी न किसी अधिनियम से लेकर के ये सब चीजें एक यहाँ पे बताई जाती है। ठीक है, तो उसके कॉन्सेप्ट पे लेकर के बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसी में आगे देखिए, ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती। तो नॉर्मली ऐसे क्षेत्र में हम लोग शिकार नहीं कर सकते हैं, और ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी का वन उत्पाद संग्रहित करने की अनुमति होती है। तो ऐसे क्षेत्र के लोगों को ये चीजें हो जाती हैं, होती हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्र में लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति इस तरीके की ये होती है, हो गया है, ये नहीं होती है। ठीक है, बाकी ये तीनों सही हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा केवल 3। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये कितना प्रश्न हुआ? 38। चलिए ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसमें अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। ठीक है, भारत में 39वां है, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुसूचित क्षेत्र लगभग संरक्षित क्षेत्र के जैसा ही एक कॉन्सेप्ट में फिर से एक प्रश्न यहाँ पे ये भी आ गया है। तो देखते हैं पहला, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। याद आ गया होगा कि ये कहाँ से, राष्ट्रपति के कहीं ना कहीं एक तरीके से राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र से भी आप कह सकते हैं, या शक्तियों से रिलेटेड भी ये प्रश्न इसको बोल सकते हैं, या फिर आप इसी को अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उन सब संबंधित भी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और ये भी अपना संविधान के अंतर्गत ही है, मतलब पॉलिटी के अंतर्गत ये भी कॉन्सेप्ट है। दूसरा देखिए, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है, और सबसे छोटी जो इकाई होती है वो ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। तीसरा, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। ठीक है, तो अब देखिए और एक चीज ये इस तरीके का ऑप्शन से आप फिर से मैं आपको वही बोलना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करके जो पूछा जा रहा है, और आप ऐसे कॉन्सेप्ट पे ही नहीं है केवल याद भी उस तरीके से आपको रहे, ऐसे मतलब प्रश्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, और देखिए इसमें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि आप ये वाला जो है ना गृह मंत्रालय को, इस तरीके का चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, बाकी ये दोनों सही हैं यहाँ पे। ठीक है, आप ये चीज़ को बहुत अच्छे से कई बार अगर पॉलिटी आप पढ़ें तो आप उसमें सुने होंगे कि जो राष्ट्रपति के पास इस तरीके के आदेश के माध्यम से, और राष्ट्रपति के अंदर भी वो चीज़ होता है ना। तो सारी चीज़ें जो है राष्ट्रपति से जुड़ी हुई होती हैं, तो इसलिए ये जो है यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक, लेकिन ऑप्शन फिर भी डिफिकल्ट है। अगर आप तीसरा नहीं जानते कि ये गलत है तो फिर आप कैसे ऑप्शन देते? फिर आप वही है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता है एक तरीके से। क्या करते हैं आप? फिर एक ही ऑप्शन काट पाएंगे कि कोई भी नहीं। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, फिर ये एक केवल एक, फिर यहाँ पे 2 आपको बच जाता। तो ये इस तरीके का जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम इस ऑप्शन के साथ हो रहा है हम लोग को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 40वां। ठीक है, इसमें से देखिए कथन 1 दिया गया है, फिर कथन 2 दिया गया है, फिर यहाँ पे अलग से और या ऑप्शन यहाँ बनाया गया है। मतलब एक तरीके से हम लोग ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अब जो भी है अब हम लोग को उसी हिसाब से अब ध्यान में रख करके तैयारी करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 355 के द्वारा सीमित होंगी। अब आपको इस ऑप्शन, इस कथन से क्या समझ में आ रहा है? कितना मतलब ऐसा हो गया है कि अब हम लोग को अनुच्छेद में क्या लिखा है
और अनुच्छेद को उस तरीके से अब याद भी करना पड़ेगा, ऐसा कंडीशन है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये सारी चीजें जो है न्यूज में जो चलते रहती हैं, करंट अफेयर्स में जो करंट मुद्दे चलते रहते हैं, उन्हीं संबंधित चीजों से जुड़ा रहता है। जैसे अभी भी एक आरक्षण के लिए आप चल रहे हैं, आप देखेंगे महिलाओं के लिए जो आरक्षण की बातें चल रही हैं आप संसद में, राज्यों में, तो उसी तरीके से कॉन्सेप्ट पे ये प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा ज्यादा अच्छे से फोकस तरीके से ध्यान रखें। ऊपरी ऊपरी पढ़ लेंगे तो क्या आप इस जो ऑप्शन है यहाँ पे, क्या इसको आप बता पाएंगे कि सही है कि नहीं है? चलिए दूसरा देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता को पद को परिभाषित करता है। अब देखिए 335, अगर आपको नहीं अनुच्छेद याद है तो आप कैसे बता पाएंगे कि इसकी सही व्याख्या है कि नहीं है? चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या सही आंसर हो सकता है। देखिए इसमें जो है ये वाला सही आंसर है, सी नंबर इसका सही आंसर है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब अगला प्रश्न 41वां प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे, धान्य कटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र है। बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बौद्ध और जैन। ठीक है, ये दो धर्म जो है, और बहुत हाई लेवल तक का प्रश्न उसमें अब बन रहा है। ठीक है, नॉर्मल तरीके से प्रश्न नहीं बन रहा है, जैसे जैसे हम लोग प्रश्न जो लगातार देते रहते हैं उस तरीके से प्रश्न नहीं बन रहा है। और अभी तक मेरे अनुसार से मैं जब भी प्रश्नों को देखा हूँ, इसमें आया हुआ है जो प्रश्न लगभग अभी अभी का बता रहा हूँ, पहले तो लगभग नॉर्मली पूछ लिया जाता था। अभी का जब भी प्रश्न देख रहा हूँ तो एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। हम लोग जितना भी पढ़े रहते हैं उससे एक नया प्रश्न बन करके आता है, अगर आप भी ध्यान दियोगे तो। अब देखिए जैसे यहाँ पे है कि ये धान्य कटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित था? तो मैं ये अभी तक इसको इस तरीके से बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ा था, लेकिन इस तरीके से प्रश्न को नहीं पढ़ा था। मतलब इस तरीके से जो है इतना, अब ये किस तरीके से यहाँ से पूछ लिया गया है तो मैं नहीं पढ़ा था इसको अभी तक। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए ये जो है ना, आप अगर देखेंगे बौद्ध धर्म का तो उसमें हर एक चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना है, और प्लस साथ में उसकी साहित्यिक चीजों को पढ़ना है, साहित्यिक चीजें पढ़ना है, उसमें आध्यात्मिक चीजें जो लिखी हुई है उसको पढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको पूरा ग्रंथ नहीं, एक कॉन्सेप्ट है, जितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना जो कि हम लोगों को किसी ना किसी बुक में मिलेंगे, उन सभी कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझ रखना है और काफी अच्छे से भी पढ़ना है, क्योंकि इधर से प्रश्न बनता ही है। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। ये 41 हो गया, 42वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अब 42वां प्रश्न में देखिए, इसमें प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। ठीक है, स्तूप की संकल्पना बौद्ध की संकल्पना है। ठीक है, एक और प्रश्न देख रहे हैं, मतलब इतना सारे प्रश्न होने के बावजूद, इतने सारे टॉपिक, इतने सारे जो है चैप्टर होने के बावजूद जो है बौद्ध पे दो दो प्रश्न बन गया है यहाँ से। दूसरा देखिए, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। ठीक है, दूसरा तीसरा यहाँ पे देखिए कि बौद्ध परंपरा में स्तूप जो है एक संकल्प अर्पित या फिर स्मारक संरचना होती थी। तो इस तरीके का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसमें देखिए कॉन्सेप्ट भी दिख रहा है ना आपको, पूरा कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन नीचे आप देखिए कि ऑप्शन किस तरीके से बना हुआ है। फिर से कि आप बीच में फंसे तो फिर आपको वही है कि आप लास्ट में तुक्का लगाना आपको पड़ जाएगा, तो ऐसी स्थिति है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए कि कौन कौन से इसमें सही होंगे। स्तूप की जो संकल्पना है मूलतः बौद्ध संकल्पना है, तो इस तरीके की यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है,
लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो पहला जो आंसर है ना, मतलब ये जो पहला टॉपिक है यहाँ पे, वो ऑप्शन सही नहीं है। क्योंकि लगभग इतिहास में आप कोई भी चीज़ें जो है परफेक्टली नहीं बोल सकते कि किसी एक धर्म के द्वारा ही संकल्पना उसकी लेकर के आई गई थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग देखना पड़ेगा। ये स्तूप जो है इससे पहले भी वैदिक काल से रिलेटेड चीज़ों में भी देखा गया है, तो इसलिए ये चीज़ें सही नहीं होंगी। ठीक है, बाकी चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है केवल 2 जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 43वां, बौद्ध धर्म के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। और याद कैसे रखना आप देख लो अभी, मतलब किस लेवल तक का आपको समझ और कॉन्सेप्ट की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, स्तूप हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं ना, बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे किस तरीके से प्रश्न बन गया है ना। तो ये सब चीजों को भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए प्राचीन, ये 43वां देखिए, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई कोरकई पुम्पुहार और यहाँ पे मुचीरी किस रूप में सुविख्यात थे। ठीक है, कभी सुने आप इस तरीके के नाम? मतलब इतिहास जैसे ऐसे लगता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मतलब क्या बोलते हैं कि जो यूपीएससी है ना, वो ऐसा सोचता है कि इसको छोड़ दो, मतलब डिफिकल्टी लेवल यहीं पे मतलब है, ऐसा लगता है कभी कभी, तो है ना। लेकिन एक चीज आपको और बताता हूँ, मैं ये जो प्रीवियस ईयर पे जो जितना ज़्यादा मैं आपको फोकस करता हूँ ना कि प्रीवियस ईयर देखिए, वो इसीलिए करता हूँ क्योंकि आप इससे पहले भी आप देखे होंगे कि जो इस तरीके का जो पोर्ट वगैरह है, यहाँ से पहले भी प्रश्न पूछा गया है। तो एग्जामिनर ये समझ में आता है इससे कि एग्जामिनर कभी ना कभी जो है पिछला प्रश्न भी देखता है, बल्कि देखता ही है, मैं ये मानता हूँ। और उस हिसाब से देख करके जो है आगे चल करके उसका जो है क्वेश्चन फ्रेमिंग करता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए भी हम लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहिए। देखिए भले ही हम लोग नहीं जान रहे, लेकिन अगर हम लोग पिछला प्रश्न भी देखे होंगे तो इस टाइप का जो वर्ड इतिहास में ज़्यादातर हम लोग को पतन से रिलेटेड भी मिलता है। ठीक है, हालांकि ये 100% ऐसा सही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी हम लोग को अगर एक बार के लिए मान लो कि तुक्का वगैरह टाइप से लगाना पड़ा, तो हम लोग ये चीज़ कर सकते थे अगर प्रीवियस ईयर में हम लोग अगर देखें तो। हालांकि इतिहास में लगभग इस टाइप से वर्ड, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स रहते हैं जिससे प्रश्न लगभग और कई बार बन गया है। जैसे बंजारों से संबंधित भी प्रश्न आप देखे होंगे, वो भी बना हुआ है। अब जैसे ये इतिहास में ये संस्कृति से संबंधित चीज़ें, उसमें भी कुछ कुछ वर्ड होते हैं, वो बन गया है। ठीक है, तो बना हुआ है बहुत सारी चीजें। और लास्ट में हम लोग को ये भी समझ में आता है कि देखिए अब ये प्रश्न है, एक एक वर्ड इतिहास में हम लोग इतिहास को क्या करते हैं, नॉर्मली कहानी के तरीके से पढ़ते हैं, सन याद कर लेते हैं, लेकिन इस तरीके से इतना डीपली नहीं घुसते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है इसमें, मतलब एक तरीके ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप ध्यान रख पाते हैं तो रख लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ प्रश्न तो रहते ही हैं हमारे, तो मतलब हमारे पास हम लोग तो यह मान के चलते हैं कि लगभग 40 से मतलब 50 प्रश्न भी अगर हम लोग से नहीं बन रहा है तो भी हमारे पास 50 प्रश्न और है, ऐसा कंडीशन में भी हम लोग ले करके चलते हैं। लास्ट हम लोग 30 से 40 ही उम्मीद रखते हैं कि हम लोग जो है अच्छे से अच्छा व्यक्ति जो है वो यूपीएससी का प्रश्न सॉल्व कर पाएगा, प्रीलिम्स का, है ना। ये हम लोग मान करके चलते हैं, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि हम लोग से ये प्रश्न कैसे बनेगा या हम लोग इसके लिए क्या याद करेंगे। और हो सकता है कि न्यूज में हो, है ना, तो मुझे जानकारी नहीं है, अगर रहता तो मैं आपको जरूर बताता कि न्यूज में है कि नहीं था, है ना। तो इस तरह की बातें जो है मुझे नहीं पता है। ठीक, लेकिन इस तरीके का प्रश्न मैं प्रीवियस ईयर में भी देखा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि संगम काल जो है, संगम काल से भी प्रश्न कई बार जो है यहाँ से बनता है। तो एग्जामिनर के लिए संगम काल, देखिए ये सब कैसे पता चल रहा होगा, कहीं ना कहीं एग्जामिनर पिछला प्रश्न देखता है, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं बहुत बार इस चीज को देखा हूँ, अभी नहीं है, कई बार आप देखेंगे प्रश्न रिपीट भी हुआ है। रिपीट होने का तरीका थोड़ा सा प्रश्न में बदलाव, लेकिन ये अभी अभी नहीं देखेंगे आप, लगभग आप
13-14 से शुरू करते हुए देखते आएंगे, तब आपको समझ में आएगा वो सब चीज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या बातें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कवियों में यथा वर्णित, यहाँ पे देखिए फिर से एक वर्ड आ गया है कि वटी कुरुतल, ठीक है, वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। तो अब यहाँ पे इस तरीके का वर्ड है कि अब इसमें से कौन सा जो प्रथा इसको यहाँ पे जो है स्पष्ट करेगा। तो अब हम लोग को इतिहास में केवल अब कहानी नहीं पढ़ना है, अब उसमें भी थोड़ा हम लोग इस तरीके के वर्ड को समझना है। इससे हम लोग को ये भी समझ में आ रहा है, दूसरा ये भी समझ में आ रहा है कि हम लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। इसीलिए देखिए करंट अफेयर जो होते हैं काफी एक हम लोग को डायरेक्शन प्रदान करते हैं कि हाँ भाई चलो आज ये करंट में है तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। उससे हम लोग को एक चांसेस रहता है कि हम लोग जो है प्रश्न आ सकता है। लेकिन इतिहास में हम लोग क्या पढ़ें बताइए आप खुद। हालांकि हम लोग को पता है, हम लोग प्रीवियस ईयर वगैरह सब चीज देख रहे हैं तो हम लोग को पता है कि ये चीजें पढ़ लेंगे, लेकिन जितना विश्वास हमारे करंट में होता है उतना विश्वास इधर नहीं होता। अब देखिए जैसे ये वर्ड आप लोग भी, कई लोग जो एग्जाम में जब दिए होंगे एग्जाम तो पहली बार इसको पढ़े होंगे। सोचिए जबकि इतना इतिहास में लगातार हम लोग, इतने बड़े बड़े इतिहासकार जो हैं, इतना मतलब इतिहास में इतने महान महान लोग हैं हम लोग, वो लोगों को कितना सारी चीजें पढ़ के थक गए हैं, लेकिन फिर भी देखिए प्रश्न कहाँ से बन रहा है। चलिए देखते हैं, समय थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन देखिए लास्ट है, ठीक है, ज्यादा बचा नहीं है प्रश्न, 5 प्रश्न लगभग और बचा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में किस तरीके से ऑप्शन बनाया गया है। राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना, और किशोरियों के द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों और तथा पशुओं को भगाना, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। तो इसमें जो है यहाँ पे सही आंसर इसी यही है। देखिए इतिहास में क्या हम लोग कुछ ऐसे समझने समझाने की जरूरत नहीं है, कुछ है ही नहीं उस टाइप का, केवल जो है हम लोग अच्छे से अगर याद है तो ठीक है ना, नहीं तो उसमें ज्यादा हम लोग इधर उधर दिमाग नहीं लगा सकते, तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अब ये प्रश्न है 45वां प्रश्न, देखते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। तो पहला है होयसल, फिर दूसरा है यहाँ पे गढ़वाल, तीसरा है काकतीय, चौथा है यहाँ पे यादव। अब यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया है कि उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए। मतलब अपना जो राज है उसको किस तरीके से 8वीं शताब्दी में कौन कौन से लोग इसमें से स्थापित किए हैं इसमें, इस सन के अंतर्गत। तो इस तरीके से प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, अब ये प्रश्न हम लोग को क्या चीजें हिंट कर रहा है, एग्जामिनर सभी के समय काल को देखा होगा लगातार। अब जैसे है ना, हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो पूरे भारत की कुछ एरिया में कुछ है, कुछ एरिया में कुछ है ना, कुछ एरिया में कोई और जो है साम्राज्य बसा हुआ है, कुछ एरिया में कुछ और। तो एग्जामिनर जो है वो ये सोच करके पूछा है कि समकालीन कौन किस 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 का है। समकालीन रहेंगे तभी तो वो लोग एक ही शताब्दी में रहेंगे ना, है ना। तो इस तरीके का ही यहाँ पे प्रश्न कहीं ना कहीं उसी से झलक रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ते समय इस तरीके की चीजों को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि जो इसमें से मतलब कोई भी जो है 8वीं शताब्दी में इस तरीके से स्थापित नहीं होता है। ठीक है, आंसर के अनुसार यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो इस तरीके से इसमें किसी ने नहीं, इस तरीके की चीजें आएंगी। 45, 46 आगे देखते हैं, 46वां देखते हैं, इसमें 46वां क्या है। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो साहित्यिक कृत्य और रचनाकार, मतलब ये सब चीजें नए नए चीजें जो है अभी यूपीएससी मतलब डाल दिया है लग रहा है ना। कुछ कुछ चीजें ऐसे हैं जिन पे अब थोड़ा मतलब फोकस को चेंज कर दिया, लेकिन इतना समझ में है कि बौद्ध धर्म जो है, एक ही यही लगा कि बौद्ध धर्म को लेकर के चला है, बाकी चीजें यहाँ पे चेंजेस हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए साहित्यिक कृत्य और दूसरा देखिए रचनाकार। ठीक है,
तो इसमें यहाँ पे देखेंगे कि देवी चंद्रगुप्तम जो है यहाँ पे बिल्हण को रखा गया है सामने में। और उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे दूसरा जो है ये हम्मीर महाकाव्य, नय चंद्र सूरी। तीसरा मिलिंद पन्हो या फिर पन्ह नागार्जुन। फिर चौथा नीति वाक्यामृत, यहाँ पे सोमदेव सूरी। तो यहाँ पे इस तरीके का पूछा गया है लगभग रचनाकार। और ये सब कुछ अच्छे अच्छे ऐसे मतलब आपको देखने को मिलेगा कि लगभग सब लोग जो है यहाँ थोड़ा फेमस टाइप के लोग हैं, ऐसा नहीं है नॉर्मली पूछा गया, ऐसा नहीं है, अच्छे अच्छी चीजें यहाँ पे पूछा गया। मतलब वो लोगों को लगभग हम लोग थोड़ा सा ये सब चीजें ध्यान में रख लेते हैं, है ना। तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें सही होंगी। ये देवी चंद्रगुप्तन ये जो होगा। अब इनको ये जो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्हण जो है ये यहाँ थोड़ा सा गलत हो जाएगा ये, क्योंकि ये जो है विशाख दत्त के मतलब उनके द्वारा लिखा गया। उसके बाद से हमीर महाकाव्य, ठीक है, ये नय चंद्र सूरी इनके द्वारा लिखा गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो है हम लोग को एग्जामिनर जो है किस तरीके से जांचना चाह रहा है, हम लोग देखते हैं आगे पहले पूरे को। फिर यहाँ पे देखिए मिलिंद पन्हो, ठीक है। तो मिलिंद पन्हो जो है वो ये नागसेन, ठीक है। नागार्जुन भी या नागसेन जो है उनका नाम अलग अलग जो नाम है वही है, नागार्जुन या फिर नागसेन वही है, ठीक है। उसके बाद से फिर यहाँ पे आएगा ये नीति वाक्य अमृत, इस तरीके का जो है वो सोमदेव सूरी, ठीक है। तो ये तीनों जो है सही है, ठीक है, लेकिन ये गलत है मेरे हिसाब से। तो जहां तक मैं जान रहा हूँ मिलिंद पन्हो ये थोड़ा हम लोग को ज्यादा जानकारी है और ये एक जानकारी है, ठीक है। तो आप देखिए एग्जामिनर जो है जिसको हम लोग जान रहे हैं उसी को गलत किया है। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर भी चाह रहा है कि ठीक है आप लोग ये सब नहीं जान रहे हो तो कम से कम जो जान रहे हो उसको अच्छे से जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो, मैं उसी को पूछ लेता हूँ। लेकिन एक चीज प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे फिर से आता है कि आप लोग जान रहे हो तो ठीक है, लेकिन नहीं जान रहे हो उसमें भी मैं आप लोगों को क्या है परेशान करूंगा। क्योंकि मान के चलिए मैं अगर ये जान जाता कि नहीं ये गलत हो गया है तो मैं इसको गलत कर दिया, ठीक है। बाकी लोगों को मैं नहीं जान रहा हूं तो मैं इस ऑप्शन के हिसाब से कैसे कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा। इसमें कितने सुमेलित हैं, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार जो है मैं इसको अगर काट देता हूं फिर भी मेरे पास तीन ऑप्शन बचेंगे कि सभी सही इसमें सुमेलित, सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो मैं एक अगर गलत कर दिया हूं, गलत है ये, तो इसमें से अब तीन ऑप्शन बचेंगे, सभी चार तो हो ही नहीं सकते सही क्योंकि एक गलत है। तो अब बच गया केवल तीन, केवल दो, केवल एक। तो अब ये तीनों के बारे में पता रहेगा तब तो मैं बता पाऊंगा ना, ये सब प्रॉब्लम है थोड़ा सा। चलिए इसका सही आंसर है सी, बाकी लोग सब सही हैं। चलिए अगला प्रश्न 46 हो गया, 47 देखते हैं अगला प्रश्न। 47वां प्रश्न देखिए, 47वां है आत्मा केवल जंतु और पादप जीवों की संपदा नहीं है बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं, अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि आप फिर से एक हम लोग जो बौद्ध धर्म को पूरा एकदम नोट कर लीजिए, ये हमेशा चीज, लेकिन हाँ आप जितना नॉर्मली पढ़ते हो कि यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित जो है नॉर्मल जो चीजें हैं, जैन से संबंधित चीजें हैं कि जन्म कहाँ हुआ, उनकी पहली जो है उन्होंने वो जो है व्याख्या कहाँ दिया, तो ये सब चीजों को आप अब ध्यान मत रखिए। थोड़ा सा बेसिक जो है इसकी समझ, इनका जो कॉन्सेप्ट है, जो फिलोसॉफी है, उस पे ध्यान रखिए अब, ठीक है। क्योंकि आप देखिए अगला उधर भी प्रश्न देखिए लगभग उसी तरीके का था और ये भी उसी तरीके से। तो ये जो चीजें हैं ना, ये सब बातें जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो दो प्रश्न आपको दिखा बौद्ध धर्म से, एक प्रश्न दिखा यहाँ से जैन धर्म से। तो यहाँ काफी इस पे एक जो है फोकस किया गया है और ये लगभग हमेशा रहता है, ये जो है यूपीएससी चेंज नहीं किया है,
इस पे फोकस रहता है। ठीक है, बस बात यह है कि जब भी प्रश्न यहाँ से बनता है हम लोग लगभग बना नहीं पाते हैं, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। मतलब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, या फिर कुछ लोग जो हैं अच्छे से पढ़े हुए हैं, उस लेवल तक पढ़े हुए हैं तो लोग बना लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को वहां पे डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अगला देखिए विजयनगर साम्राज्य, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। दक्षिणी क्षेत्र में आप देखते हैं तो ये विजयनगर साम्राज्य जो है एक बहुत ज्यादा इधर से प्रश्न लगभग एक ना एक बार पूछ लेता है ना। तो ये इस तरीके के प्रश्न को भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। मतलब ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक को ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, देखिए क्या है, विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और पुलिया का निर्माण कराया? ठीक है, तो इसमें से देवराय प्रथम मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा है, तो ये इनसे प्रश्न, इधर से प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 2 प्रश्न लास्ट है, उसके बाद से आप लास्ट तक जो लोग धैर्य बना के रखे हैं एक बार कमेंट करके रखिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरे लिए बहुत धैर्य बनाना पड़ता है, लगभग मैं जब से देख रहे हैं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड, तो बहुत लंबा चौड़ा जो वीडियो बन जाता है, क्योंकि मैं समझाने इस पे फोकस करता हूँ कि आपको कितना बेहतर से एक बार समझाऊं। बार बार आप उस चीज पे समय खर्च ना करें, मेरा उद्देश्य ये रहता है। ठीक है, तो आज नहीं तो कल लोगों को सही लगेगा, मेरा उम्मीद है, मैं विश्वास रख करके चल रहा हूँ। तो कितने लोग जो है मेरे साथ अभी तक, ये 49वां प्रश्न पे मैं गोला टिक कर रहा हूँ, आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग आखिरी तक देखे हैं। ठीक है, और आप लोग को अच्छे से समझ में आया, थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए 49वां प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीयू, यानी कि दीव, जो दीव है उसी के बारे में, दीव के बारे में को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया? तो इस तरीके से यहाँ से प्रश्न एक बना है। ठीक है, तो लगभग अब फोकस थोड़ा सा अलग लेवल पे हो गया यूपीएससी का पूरा। आप देखिए अभी तक इतिहास का प्रश्न को, है ना। तो इसमें सही आंसर है ये बहादुर शाह जो है, इसी बहादुर शाह के बारे में ही यहाँ से ये पूछे गए हैं। ठीक है, आखिरी प्रश्न 50 प्रश्न आज हम लोग इतना ही तक देखेंगे इस वीडियो में, फिर आगे मैं अगला वीडियो फिर से बना दूंगा इसको अगले पार्ट में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिनिहित, यहाँ पे अभिहित किया गया था? नियुक्त किया गया था भी बोला जा सकता है। ठीक है, ये बना दिया गया था, लेकिन मतलब इस तरीके का वर्ड जोड़ना जरूरी है यूपीएससी का। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कि इसका प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, कौन सा ऐसा एक्ट है। लेकिन ये जो प्रश्न है थोड़ा सा नॉर्मल प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है लगभग, क्योंकि जब हम लोग एक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो लगभग ये एक से दूसरे नंबर पे हम लोग इसी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत है ये आपका 1833 का चार्टर एक्ट है। ठीक है, और लगभग आप देखेंगे पॉलिटी भी आप शुरुआत करते हैं, तो लगभग यहाँ से आप शुरुआत करते हैं, है ना। मतलब यहाँ से नहीं बोल रहा हूँ, इससे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं ना, पॉलिटी जो हम लोग एम लक्ष्मीकांत, उसमें भी आप देखेंगे कि जब हम लोग शुरुआत जो करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि संविधान के अंतर्गत जब संविधान का बनना, ठीक है, असेंबली बनना, ये सारी चीजें शुरुआत होती हैं, तो हम लोग ये एक्ट वगैरह के बारे में भी शुरुआत में पहले पढ़ते हैं। तो ये बेसिक चीजों से यहाँ से एक प्रश्न ये बना हुआ है। ठीक है, एक्ट से, तो एक्ट वगैरह को भी ध्यान रखिएगा, लगभग यहाँ से भी 1-2 प्रश्न बीच बीच में पूछ लेता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा 50 प्रश्न अभी हो गया है इस पार्ट में, इस वीडियो के पार्ट में। फिर मैं अलग अलग से एक 25 प्रश्न का फिर से अलग वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि देखिए मेरा जो समझाने का जो एक तरीका है उसमें समय लगता है। ठीक है, और मैं भी नहीं चाहता कि आप लोग लास्ट बहुत ज़्यादा अंतिम बोर हो जाएं। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ों का एक सीमा होता है, लेकिन आप अगर डेडिकेटेड हैं तो आप ज़रूर अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, और अभी तक देख रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर मैं डेडिकेटेड हूँ। बस इतना आप कमेंट करके लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊँ कि आप आखिरी तक देखें। तो चलिए देखते हैं कितने लोग आप लोग कमेंट करते हैं, और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें सही हैं, मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
जब भी मैं इस तरीके का वीडियो बनाता हूँ, रोज करेंट अफेयर्स बना रहा हूँ, वो सब आपके लिए है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिलेगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।